हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है। जी हां साथियों, मैं डेली आप लोगों के लिए एक एक ऑफिशियल अपडेट लेकर के आता हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होता है। साथियों, जो भी चीज हम बात करते हैं रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग्स में ही बात करते हैं, जो भी ऑफिशियल होता है उसी ऑफिशियल के अकॉर्डिंग्स में ही यहाँ पे बात किया जाता है। साथियों, आज जो एडवर्टाइजमेंट मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट है और हर सेक्टर के स्टूडेंट को क्या किया गया है, यहां पे कवर करने का प्रयास किया गया। हर सेक्टर के स्टूडेंट को यहां पे ऑब्जर्व किया गया। देखिए ये कहां से आया, सबसे तो पहले आप देखिए ये वैकेंसी जो आई है कहां से आई है। तो साथियों यहां पर देखिए द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से आया है। कहां से आया है साथियों? तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग कंपनी है और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग कंपनी में एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया। अभी हम एक एक जॉब अपॉर्चुनिटीज को आपके सामने रखेंगे और दिखाएंगे कि कितने कितने नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी एक एक फील्ड में एक एक सेक्टर में क्रिएट किया गया। साथियों ये लोगो देखिए, ये लोगो किसका है? तो साथियों इसमें सबसे तो पहले हमारे इंडिया का मैप दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इंडिया का हमारा लोगो दिख रहा है, इंडिया का हमारा नक्शा दिख रहा है। और ये कहां से आया है? द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से ये आया है। रिक्रूटमेंट ऑफ 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कितना? 450 की बात करता है। 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मींस की प्रशासनिक अधिकारी आपको बनाया जाएगा और इसी के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है। कह रहा है जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट की बात कर रहा है, स्केल फर्स्ट की बात करता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देख करके पता चलेगा कि ये जो वैकेंसी आई है साथियों, ये क्या है, ये अप टू डेट है और इसी अप टू डेट वैकेंसीज के बारे में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अब ऊपर चलेंगे और एक एक चीज को यहाँ पे एनालिसिस करते हुए हम चलेंगे कि इसमें क्या क्या चीज लिखा है, किस किस चीज के लिए ये पोस्ट जारी किया गया है। तो साथियों यहाँ पे आप देखिए कह रहा है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, किसकी बात कर रहा है साथियों? तो कह रहा है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। क्या है साथियों? तो ये पब्लिक सेक्टर में एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 450, कितना साथियों? 450 ऑफिसर जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन स्केल फर्स्ट क्रेड फ्रॉम ओपन मार्केट के लिए जारी किया गया। अब हम वैकेंसीज के टेंटेटिव डिटेल्स को देखेंगे कि किस किस फील्ड में कितने कितने नंबर ऑफ पोस्ट को, कितने कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज को यहाँ पे जारी किया गया, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं सभी चीजों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे विलफुली हम एनालिसिस करेंगे। हम इसको और भी ऊपर कर लेते हैं जिससे कि आपको देखने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। तो देखिए साथियों यहाँ पे सबसे दे रहा है, सबसे पहले जो दे रहा है रिस्क इंजीनियर के लिए दे रहा है। किसके लिए दे रहा है? तो रिस्क इंजीनियर के लिए दे रहा है। और साथियों मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि जब तक आप वीडियो में बने रहेंगे मैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बताऊंगा। साथ साथ अगर कोई इसका सिलेबस प्रोवाइड किया रहेगा ऑफिशियल इस पीडीएफ में तो मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा। हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस यहाँ पे शेयर करूंगा। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। बीच में छोड़ करके जाएंगे तो वो आप क्या करेंगे, आप अपने ऊपर रिस्क लेंगे। देखिए रिस्क इंजीनियर की बात कर रहा है, सबसे पहले रिस्क इंजीनियर की बात कर रहा है। टोटल पोस्ट की हम बात करते हैं तो 36 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है रिस्क इंजीनियर के लिए। बाकी यहां पे आप देखेंगे कि हर एक पोस्ट का क्या किया गया, हर एक पोस्ट का अच्छे से बाइफर्केशन किया गया, क्योंकि जब पोस्ट कोई जारी किया जाता है सिर्फ एक फील्ड के लिए, एक सेक्टर के लिए नहीं जारी किया जाता है। जैसे कि हमारे समाज में डायनेमिक लोग रहते हैं, जैसे जनरल रहते हैं जिसको अनरिजर्व कहते हैं, ओबीसी रहते हैं, एससी एसटी कैंडिडेट रहते हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट रहते हैं, पीएच कोटा के कैंडिडेट रहते हैं, एक्स सर्विसमैन रहते हैं। उन सभी का क्या रखा जाता है, उन सभी का ध्यान रखा जाता है। उन सभी में क्या किया गया, सीटों का बाइफर्केशन किया जा रहा है। हम टोटल सीट की बात करते हैं तो 36 सीट यहाँ पे आपके लिए दिया गया है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो ये इंजीनियर भाई साहब हमारे क्या हो जाए, हमारे इंजीनियर भाई साहब भी खुश हो जाए, क्योंकि उनके लिए भी 96 पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या कर दिया गया है, क्रिएट कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल, जिन्होंने लॉ किया है। क्या किया है? जिन्होंने लॉ किया है, चाहे वो 5 वर्षीय लॉ किया हो चाहे वो 3 वर्षीय लॉ किया हो, उनके लिए क्या है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और कितने नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर रहा है? 70 नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर रहा है। और एक एक का अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक एक जितने भी यहाँ पे वैकेंसी शो हो रहा है सभी का मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता करके जाऊंगा कि क्या आपने किया होगा, कितना % आपने मार्क्स गेन किया होगा। हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे बने रहें। देखिए अकाउंट्स की हम बात करते हैं तो अकाउंट्स के लिए 30 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है।
अगर हम हेल्थ की बात करते हैं साथियों, तो हेल्थ के लिए 75 पोस्ट यहां पे जारी किया गया। साथ ही साथ अगर हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं, तो आईटी सेक्टर में 23 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पे जारी किया गया, और हर एक इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम जनरलिस्ट की बात करते हैं, तो 120 वैकेंसीज यहां पे जारी किया गया, और सभी सीटों का क्या कर दिया गया, सभी सीटों का बाइफर्केशन कर दिया गया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हर सीटों का किसमें बाइफर्केशन किया गया। अनरिजर्व कैटेगरीज में किया गया, ओबीसी कैटेगरीज में किया गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किया गया, एससी एसटी कैटेगरीज में किया गया, एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज में किया गया, तो सभी में सीटों का बाइफर्केशन भी किया गया। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं साथियों, तो टोटल नंबर ऑफ सीट 450 सीट के लिए वैकेंसीज जारी कर दिया गया, और ये आपके लिए पॉजिटिव न्यूज है। और इस प्रकार का जो न्यूज आता है तो आपको खुश होने की जरूरत होती है, क्योंकि इस न्यूज से आपको क्या मिलता है, इस न्यूज से आपको नौकरी मिलने की संभावना है, आपको नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ, अगर ये हम इस लायक हैं, अगर हमने इस टाइप का क्वालिफिकेशन वो किया है, अगर हमने अर्जित किया है, तो हम क्या करेंगे, हम धूमधाम से इस फॉर्म को फिल करेंगे। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे क्या करा आपने, देख लिया 450 सीट की बात करता है। अगर हम टोटल एससी की बात करते हैं, एससी के लिए टोटल 67 सीट की बात करता है, एसटी के लिए 33 सीट की बात करता है, ओबीसी में 121 सीट की बात करता है, ईडब्ल्यूएस में 45 और अनरिजर्व में 184 सीट की बात यहां पे कर रहा है। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया कि यहां पे आपने क्या देख लिया, जो भी सीट का डिटेल था, सभी सीट के डिटेल्स को हमने यहां पे देख लिया। अब यहां पर देखिए साथियों, पूछ रहा है कि इस फॉर्म को कौन फिल करेगा, क्योंकि इस फॉर्म को फिल करने के लिए भी आपके पास क्या होनी चाहिए, नेशनैलिटी होनी चाहिए। तो पूछ रहा है इस फॉर्म को कौन फिल करेगा, तो कह रहा है एक कैंडिडेट अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द कंपनी मस्ट बी ईदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे मस्त दे दिया कि अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया देन डेफिनेटली आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को फिल करेंगे। और यही हमारे लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन था कि कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, तो ओनली हु कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया वह इस फॉर्म को क्या कर सकता है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और ये आपके लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन था। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं साथियों कि इसमें इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या होगा, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, तो इन सभी चीजों को आप क्या करेंगे, इन सभी चीजों को यहाँ पे आप देखेंगे। लिखा भी है, प्लीज नोट द इंपॉर्टेंट डोज, जो डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दिया गया, उस डेट को आप क्या करेंगे, उस डेट को आप यहाँ पे लिख लेंगे। कहा जाता है रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब छुट्टी होता है, इस दिन आपको छुट्टी नहीं मनाना है, ये लास्ट डेट दे रहा है, लास्ट डेट, ये इसको रेड लेटर डे के नाम से आप जानिए। ये क्या है साथियों, ये ऐसा लेटर है, ये ऐसा डेट है जिसको आपको क्या करना है, आपको भूलना नहीं है। अगर आप भूलते हैं 21 अगस्त को, किसको, अगर आप 21 अगस्त को भूलते हैं तो सोच लीजिए आप इस फॉर्म से क्या हो जाएंगे, आप इस फॉर्म से वंचित हो जाएंगे, और आपको ये करना नहीं है। देखिए इसका फॉर्म का स्टार्टिंग कब से हो रहा है साथियों, स्टार्टिंग हो रहा है 1 तारीख से। कब से हो रहा है, 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक का आपको क्या दिया जा रहा है, 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक का आपको पूरे 21 डेज का यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है, और इस विद इन 21 डेज में आपको क्या करना है, आपको अपने इस फॉर्म को फिल करना है, जो कि 450 पोस्ट के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे जारी किया गया। तो ये इंफॉर्मेशन था, और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था कि ये फॉर्म 1 ही अगस्त से फिल किया जाएगा, और 21 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा गया है। बात करते हैं फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा साथियों, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन होगा, और डेट भी यहाँ पे क्या कर दिया, फाइनलाइज कर दिया गया, 9 सितंबर 2023 यहाँ पे आपको डेट भी दे रहा है, जो कि ये क्या है, ये डेट टेंटेटिव है। ये डेट क्या है साथियों, टेंटेटिव है। अगर हम फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो ये कब होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव भी होगा, प्लस साथ साथ क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा, बोथ यहाँ पे होगा। कुछ पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव कराया जाएगा और कुछ आपका एमसीक्यू बेस्ड आपका कराया जाएगा। और ये कब कराया जाएगा साथियों, इसका भी आप देख सकते हैं, डेट यहाँ पे टेंटेटिव डेट दे रखा है, 8 अक्टूबर 2023 को ये आपका एग्जामिनेशन क्या कराया जाएगा, ये कंडक्ट कराया जाएगा। और मे भी पॉसिबली आपको 2024 आते आते आपके हाथ में क्या होगा, आपके हाथ में एक अच्छा खासा जॉब होगा, जिसकी आपको सैलरी अभी मैं बताऊंगा कि किस पे लेवल के अंतर्गत आपको सैलरी भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए लिख रहा है कैंडिडेट्स विल अप्लाई थ्रू दी ऑनलाइन मोड ओनली। यहाँ पे जो मोड में कर रहा है उसी मोड में आपको अप्लाई करना है। ये नहीं कि मैं तो यहीं पर रहता हूं, मैं जाऊंगा, मैं ऑफलाइन फॉर्म जमा करूंगा, नहीं, तो ऐसे नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा, अगर कहा गया है कि कॉन्टैक्ट जिस मोड में करना है उसी मोड में आपको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे करना है। कह रहा है कि अगर ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है तो डेफिनेटली आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है, आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं फिल करेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है साथियों, सभी इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, आपके सामने एक एक करके यहाँ पे रखते हुए चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आ जा रहा है
इसी चीज की हम बात कर रहे थे कि आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर एट दैट टाइम जब आप किसी फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन की डिमांड करता है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए। अगर हम रिस्क इंजीनियर साहब की बात करते हैं, जो सबसे पहले नंबर का आपने पोस्ट देखा था रिस्क इंजीनियर साहब के लिए, तो रिस्क इंजीनियर के लिए क्या चाहिए, इनके मिनिमम हम क्वालिफिकेशंस को यहाँ पे रीड आउट करेंगे कि क्या इनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन हो रहा है। और इस मिनिमम क्वालिफिकेशंस को लेकर के लोग क्या कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं कि क्या मैं इस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूं कि नहीं फॉल कर रहा हूं। इसी आपके क्या करते हैं, इसी आपके समस्या का यहाँ पे सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। कर रहे इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन होने चाहिए अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विथ 60%। किसकी बात कर रहा है, जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। कितने मार्क्स होने चाहिए साथियों, तो 60% मार्क्स की बात कर रहा है। लेकिन जब हम यहीं पे बात करते हैं एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, तो इनके पास कितना होने चाहिए, मात्र 55% इनके पास होने चाहिए। तो ये क्या कर सकते हैं, ये एलिजिबल कैंडिडेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। पहला बेसिक इंफॉर्मेशन तो यही है कि अगर आप जनरल है, अगर आप ईडब्ल्यूएस है, अगर आप ओबीसी है, तो आपके पास 60% होना चाहिए। ठीक, साथ ही साथ कर रहा है नोट दे करके रखा है, रिस्क इंजीनियरिंग प्राइमरली इन्वॉल्व रिस्क एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ इंसर्ड entities consider the coverage of property damages, फायर एक्सप्लोजन, वेदर डैमेजेस एक्सेट्रा की बारे में बात कर रहा है। तो जो रिस्क से संबंधित मामले हैं, क्योंकि ये एलआईसी की बात कर रहा है और रिस्क की बात कर रहा है, तो रिस्क वाला उसी में जाएगा। आपने इनके क्वालिफिकेशंस को देख लिया, मिनिमम 60% होना चाहिए अगर जनरल कैंडिडेट से आप हैं तो, अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। अब इसमें क्या मांग रहा है, आपके पास क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो साथियों कर रहा है बीई होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, एमई होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। और कितना मांग रहा है साथियों, यहां पे भी आपसे 60% मांग रहा है। कितना मांग रहा है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, किससे हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपके पास 60% होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप एससी हैं, अगर आप एसटी हैं, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में फॉल करते हैं, तो आपके पास कितना होना चाहिए, आपके पास 55% यहाँ पे होना चाहिए। और ये क्या 55% और 60% की हम बात कर रहे हैं, जो आपने एग्जामिनेशन, जैसे कि आपने बीटेक किया होगा, तो बीटेक में आपको क्या मिला होगा, आपको परसेंटेज मिलता है, तो कम से कम आप 60% अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपने लाया होगा, तभी आप ये धूमधाम से फॉर्म फिल करेंगे, अन्यथा इस फॉर्म को आप नहीं फिल करेंगे। यही बेसिक इंफॉर्मेशन है साथियों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन और आपके सामने लाया जा रहा है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर तक आपने देख लिया, अब आ गया लीगल ऑफिसर की हम बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, लीगल ऑफिसर की बात करेंगे। और लीगल ऑफिसर में क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे डिमांड किया जा रहा है, क्या ग्रेजुएशन सिर्फ डिमांड किया जा रहा है, प्लेन ग्रेजुएशन बीए की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे एलएलबी की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे अगर लीगल ऑफिसर की बात करते हैं, कह रहा है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ, किसकी बात कर रहा है, लॉ की बात कर रहा है, प्लेन ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा है कि मैंने बीए किया मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूं। बिल्कुल नहीं आप कर सकते हैं, सिर्फ वही इस व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने 5 वर्षीय लॉ किया है या 3 वर्षीय लॉ किया है, वही व्यक्ति कैंडिडेट इसके लिए क्या है, एलिजिबल कैंडिडेट है। और देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि मिनिमम 60% की डिमांड की जा रही है। कितने परसेंट की डिमांड की जा रही है साथियों, तो 60% की डिमांड की जा रही है कि आपने एलएलबी में मिनिमम 60% आप लाए होंगे। और कौन से कैंडिडेट होंगे, अगर आप जनरल कैंडिडेट है, अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट है, अगर आप क्या कहते हैं जनरल कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैंडिडेट है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, तो आपके पास कितना होना चाहिए, आपके पास एलएलबी में 60% होने ही चाहिए। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि एससी एसटी है, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो आपके पास कितना परसेंट होना चाहिए, तो आपके पास साथियों 55% यहाँ पे होना चाहिए। तभी क्या करेंगे, तभी आप इस फॉर्म को धूमधाम से अप्लाई करेंगे। और इस टाइप का कंफ्यूजन मैंने काफी जगह सुना है कि सर मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं, मेरा 66% है। अरे भाई 60% के ऊपर है ना, आप धूमधाम से फॉर्म फिल करिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके पास आने वाली नहीं है। लेकिन अब यहीं पे हम बात करते हैं अकाउंट्स का, क्या आपके पास होना चाहिए, तो अकाउंट्स वाले भी हमारे भाई खुश हो जाए जिन्होंने बीकॉम वगैरह किया है। कर है चार्टेड अकाउंटेंट की बात करता है, आईसीएआई एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 60%। ये 60% और 55% का क्राइटेरिया तो आपको बिल्कुल ही भूलना नहीं है। अगर 60% और 55% का क्राइटेरिया भूल रहे हैं तो आप फॉर्म में क्या कर रहे हैं, फॉर्म में आप गलती कर रहे हैं और आपके फॉर्म को क्या कर दिया जाएगा, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म का पेमेंट कर रहे हैं और तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपके लिए दिक्कत होगी। तो आप पहले क्या करेंगे, सभी के सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको यहाँ पे देखना होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या कह रहा है। आगे यहाँ पे कह रहा है साथियों, यहाँ पर देखिए
हेल्थ ऑफिसर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हेल्थ की बात कर रहा है। इसमें क्या होना चाहिए? एमबीबीएस होना चाहिए, एमडी होना चाहिए, एमएस और पीजी मेडिकल डिग्री होना चाहिए। और लिखा है बीडीएस होना चाहिए, एमडीएस होना चाहिए, और लिखा है बीएमएस होना चाहिए, बीएचएमएस होना चाहिए। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा है। फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, लिस्ट 60%, मीन्स की 60% आपके पास एग्रीगेट होना ही चाहिए। कोई भी आपने कोर्स हासिल किया हो, अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपके पास कितना होना चाहिए? 60% तो होना ही चाहिए। इसकी ये जो है ये जनरली इसेंशियल क्वालिफिकेशन रख दिया कि 60%। अगर हम बात करते हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, तो यहाँ पे साथियों 55% आपके पास होना चाहिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जो कि मैंने आपके सामने एज यूजुअल यहाँ पे रखने का एक एक काम किया। अब आईटी स्पेशलिस्ट की हम बात करते हैं, तो आईटी स्पेशलिस्ट में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? तो आईटी स्पेशलिस्ट किसको कहते हैं? जिन्होंने बीई किया, जिन्होंने बीटेक किया हो, जिन्होंने एमई किया हो, जिन्होंने एमटेक किया हो, आईटी और कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन, और एमसीए जिन्होंने किया हो, मिनिमम 60% उन्होंने क्या किया होगा? अपने एग्जामिनेशन में गेन किया होगा। तो वो क्या करेंगे? वो इस फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं। अगर यहीं पे हम बात करते हैं एससी एसटी कैंडिडेट की और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 55% ही अगर गेन किया है, तो भी क्या कर सकते हैं? तो भी वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए पूरे इसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, और ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके लिए एक एक क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या था साथियों? एक एक क्वालिफिकेशन आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपके साथ क्या होगा? तब तक आपके साथ खेला होते रहेगा और आपको खेला करने नहीं देना है। देखिए यहां पर दे रहा है, अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं, एज की भी बात हम कर लेते हैं। अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं तो 21 साल होना चाहिए। मिनिमम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं साथियों? अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो 21 ईयर होना चाहिए। और यहीं पे हम अगर मैक्सिमम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो साथियों 30 ईयर यहां पे आपके पास होना चाहिए, जो कि जनरली की हम बात कर रहे हैं, जनरली की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एज रिलैक्सेशन के अंतर्गत आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसके अकॉर्डिंग आप अपर एज रिलैक्सेशन को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे चार्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। पूरा का पूरा एज रिलैक्सेशन आपके सामने यहाँ पे क्या कर दिया गया? खोल करके रख दिया गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगा वो सभी के सभी इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करने का डेफिनेटली प्रयास किया जाएगा। देखिए साथियों, अब यहां पर देख लीजिए, जो मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहता था, अब सिलेबस के पास हम चले हैं और सभी के एग्जामिनेशन के सिलेबस को हम यहां पे क्या करेंगे? कोडिफाइड करेंगे। यहां पे देखिए, सबसे पहले आप फेज फर्स्ट के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को देख लीजिए। किसकी बात कर रहे हैं? तो आपके पास 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले, एक फेज फर्स्ट एग्जामिनेशन और एक फेज सेकंड एग्जामिनेशन। तो फेज फर्स्ट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स की बात कर रहा है। कितने मार्क्स की बात कर रहा है साथियों? यहां पे एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का यहां पे कंडक्ट करवाया जाएगा। विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन होगा। दिस विल बी कंसिस्ट 3 सेक्शन। किस कौन कौन से सेक्शन से यहाँ पे पूछे जाएंगे? नेम ऑफ द टेस्ट की बात करते हैं, सेक्शन की बात करते हैं, टाइप ऑफ टेस्ट की बात करते हैं, मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ ईच टेस्ट की बात करते हैं, और वर्जन की बात करते हैं कि किस किस वर्जन में आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं। क्या देखते हैं साथियों? इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं। और टाइप ऑफ टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटीज को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट कराया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देखते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट कराया जाएगा। बात ही करते हैं मैक्सिमम मार्क्स की, तो आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा साथियों 30 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आपका 35 मार्क्स का आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 35 मार्क्स का आएगा, और सभी को हम एग्रीगेट कर देते हैं तो ये 100 मार्क्स का आपका हो जा रहा है। जो मैक्सिमम मार्क्स है साथियों आपका 100 मार्क्स है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 20 मिनट दिया जा रहा है, आपको रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 मिनट दिया जा रहा है, और क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी आपको 20 मार्क्स या 20 मिनट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप मान के चलिए 1 घंटे का यहाँ पे आपका पेपर हो रहा है, 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा है। वर्जन की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में रहेगा, लेकिन हम अगर रीजनिंग की बात करते हैं और साथ ही साथ अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस की मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो ये किस लैंग्वेज में आपका होने वाला है साथियों? तो ये आपका बाइलिंगुअल होने वाला है। बाइलिंगुअल का मतलब हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपके पेपर को क्या कराया जाएगा? आपके पेपर को यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन और आपके लिए फर्निश किया गया है। जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है साथियों, सभी के सभी इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने एक एक करके रखता हुआ चल रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है साथियों? यहाँ पे कर रहा है ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 1 मिनट।
ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए फेज सेकंड मेन एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? अभी फेज फर्स्ट के आपने सिलेबस को ऑब्जर्व किया, अब किसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? अब यहाँ पे फेज सेकंड मेन एग्जामिनेशन के सिलेबस को आप ऑब्जर्व कर रहे थे। जब मैंने आपको इनिशियल स्टेज में बताया था कि 2 एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, एक फेज 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि मंथ ऑफ सितंबर में करवाया जाएगा, और एक आपका फेज सेकंड का एग्जामिनेशन कराया जाएगा जो कि मंथ ऑफ अक्टूबर में आपका कंडक्ट करवाया जा रहा था। तो दोनों एग्जामिनेशन के बारे में मैंने बताया था। फर्स्ट जो है आपका एग्जामिनेशन था साथियों, वो एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जामिनेशन था। लेकिन व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर सेकंड फेज एग्जामिनेशन, तो आपका सेकंड फेज का एग्जामिनेशन कैसा था साथियों? इसमें दोनों चीजों की बात कर रहा था, इसमें एमसीक्यू की भी बात कर रहा था और साथ साथ किसकी बात कर रहा था? साथ साथ डिस्क्रिप्टिव की भी बात कर रहा था। तो उसी का मैं सिलेबस आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूं, दे रहा है। द मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट 200 मार्क्स की बात कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 30 मार्क्स की बात कर रहा है। मींस कि दोनों को यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ पे हो रहा है। साथ ही साथ बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन। जो भी टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे साथियों, आपसे ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, ऑफलाइन किसी भी प्रकार का आपका टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। कैंडिडेट विल बी हैव टू आंसर डिस्क्रिप्टिव टाइप बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। जो भी आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के आंसर होंगे, आपको क्या करना होगा? आपको टाइप करना होगा। आपको टाइप करने एट दैट टाइम आना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा टाइपिंग, तभी आप क्या करेंगे? आप अपने मेन एग्जामिनेशन में आंसर को आप क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं। और ये आपके लिए एक क्या है? ये आपके लिए एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, जो कि कहीं पे भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि इतने डिटेल में आपको एनालिसिस कराया जा रहा है कि आपको क्या कर रहा है। मेन एग्जामिनेशन में आपको क्या करना भी होगा? आपको मेन एग्जामिनेशन में टाइप भी आना पड़ेगा, मींस कि कीबोर्ड पे आपको टाइप करना पड़ेगा अपने आंसर को। और ये बात आप क्या करेंगे? ये बात आप ध्यान देंगे। साथ ही साथ कर रहा है इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड। जैसे ही आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट खत्म हो जाएगा, किसकी बात कर रहा है? ये सेकंड फेज एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं, सेकंड फेज एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। जैसे ये आपका डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद से आपका तुरंत क्या कराया जाएगा? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका कराया जाएगा, जो भी कि ऑनलाइन होगा, और वो भी क्या करना होगा? कंप्यूटर पे आपको, कीबोर्ड पे आपको अपने आंसर को टाइप करना होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 2.5 आवर्स का होगा, 2.5 घंटे का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। ड्यूरेशन विल बी फॉलो, देयर विल बी द सेपरेट टाइम फॉर एवरी सेक्शन। सभी सेक्शंस के लिए क्या किया जाएगा? आपको सेपरेट टाइम दिया जाएगा। फॉर जनरलिस्ट की अगर हम बात करते हैं, एक एक चीजों को आप ऑब्जर्व करते हुए चलिए। किसकी बात करते हैं साथियों? फॉर जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो नेम ऑफ द टेस्ट की हम बात करते हैं, टाइप ऑफ टेस्ट की बात करते हैं, मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ ईच टेस्ट की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट ऑफ रीजनिंग का कराया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50 रखा गया है। अगर हम देखते हैं कि किस लैंग्वेज में आपका होगा, तो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हो सकते हैं। और हम टाइम की बात करते हैं तो 40 मिनट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सेकंड की हम बात करते हैं, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या होगा? तो जाहिर सी बात है इंग्लिश लैंग्वेज का है, तो इंग्लिश में ही आपका होगा। और यहाँ पर आप देखिए टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो 40 मिनट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ हम थर्ड नंबर की बात करते हैं, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपको 50 दे रहा है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका बाइलिंगुअल होगा, बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी रहेगा। अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन आपको कितना दिया जा रहा है, तो 30 मिनट का आपको ड्यूरेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो ये टेस्ट कैसा होगा? ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होगा, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं तो 50 मार्क्स का आपको यहाँ पे होगा। साथ ही साथ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका कैसा होगा? तो बोथ बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश होगा, और आपको टाइम यहाँ पे 40 मिनट का प्रोवाइड कर रहा है। टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल एग्रीगेट अगर करते हैं तो 200 क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसी 200 क्वेश्चन का आपको आंसर मार्क करना है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किया गया है। जो भी इंफॉर्मेशन था साथियों, उन सभी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मैं एक एक करके आपके सामने रखता चल रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए फॉर स्पेशलिस्ट के लिए क्या सिलेबस दिया गया है। जो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे यहाँ पे नेम ऑफ टेस्ट की बात कर रहा है, टाइप ऑफ टेस्ट की बात कर रहा है, मैक्सिमम मार्क्स की बात कर रहा है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का, ड्यूरेशन ऑफ ईच टेस्ट की बात करता है। अगर हम टेस्ट ऑफ रीजनिंग की बात करते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप का। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव टाइप का। इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशन ऑफ टेस्ट स्क्रीनिंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इज द रेलिवेंट डिसिप्लिन। यहाँ पे जो आपके पास क्या है, जिस स्ट्रीम से आप आना चाहते हैं, उस स्ट्रीम का भी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स, तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पे 40 मार्क्स का
सभी हो रहा है। अगर बात करते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में ही रहेगा। अब वो कहेंगे कि हमको हिंदी में चाहिए, तो कैसे कोई हिंदी में प्रोवाइड कराएगा? वो इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ही रहेगा। बाकी सभी पेपर आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में रहेंगे। अगर हम बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन का, तो सबके लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आपको क्या कर रखा है, प्रोवाइड कर रखा है। रीजनिंग के लिए 30 मिनट दे रहा है, इंग्लिश के लिए 30 मिनट दे रहा है, जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट दे रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 मिनट दे रहा है और स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट के लिए 35 मिनट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए हर एक इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हर एक इंफॉर्मेशन को आपके सामने यहाँ पे रखने का डेफिनेटली प्रयास किया गया। अब ये इंफॉर्मेशन आपको किसी ने भी नहीं प्रोवाइड किया होगा फेस थर्ड के बारे में, और फेस थर्ड के इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरव्यू की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो इंटरव्यू की बात कर रहा है या वाइवा वॉइस की बात कर रहा है? कह रहा है कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड द एंड ऑफ फेज सेकंड ऑफ द सब्सिक्वेंटली टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड बाय द कंपनी। ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा? तो साथियों कंपनी के द्वारा ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड at a selected center. The weightage ratio of the online examination and interview will be 75 रेशियो 25 है। मींस कि 75% का आपका क्या हो रहा है, 75% का आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, 25% जो रेशियो है आपका ये क्या होगा, ये आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा साथियों? ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अब देख लीजिए कि ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये फेस थर्ड में आपका क्या कराया जाएगा, आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस प्रकार के सभी इंफॉर्मेशन को आप क्या करेंगे, इस प्रकार के सभी इंफॉर्मेशन को आप एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे। कब? जब फॉर्म फिल करते हैं आप, तो फॉर्म के साथ आपकी क्या जुड़ जाती है? तो साथियों आपके फॉर्म के साथ क्या जुड़ जाती है? आपके इमोशन से जुड़ जाते हैं, और आपके इमोशन के साथ कोई खिलवाड़ करे ये अच्छा होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज फर्स्ट की हम बात करते हैं कि कहां कहां आपका सेंटर बनाया जाएगा, और ये ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कि कहीं आपको नहीं मिलेगा। अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात। हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कहां पे सेंटर बनाया गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की हम बात करते हैं तो साथियों हम ऊपर चलते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में देख लीजिए जो कि हमारे यूपी से सटा हुआ है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में, जबलपुर में, सागर में, सतना में और उज्जैन में बनाया जाएगा। अगर हम यही बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम चलते हैं राजस्थान की बात करते हैं, तो ये अजमेर है, अलवर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, सीकर है और उदयपुर है, यहाँ पे बनाया जाएगा। जो हमारे यूपी के अगल बगल है, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनका मैं यहाँ पर देखता हुआ चल रहा हूँ, आपको दिखाता हुआ भी चल रहा हूँ। अब हमारा देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो देख लीजिए कहाँ आपका सेंटर होगा। आगरा होगा, अलीगढ़ होगा, प्रयागराज होगा जिसको अब इलाहाबाद कहा जाता है, बरेली होगा, गोरखपुर होगा, झांसी होगा, कानपुर होगा, लखनऊ होगा, मथुरा होगा, मेरठ होगा, मुरादाबाद होगा, मुजफ्फरनगर होगा और वाराणसी होगा। अगर यही आप उत्तराखंड से हमारे पड़ोसी हैं तो आप देख लीजिए देहरादून होगा, हल्द्वानी होगा और रुड़की आपका सेंटर रखा जाएगा। तो ये सभी चीजों को आप लोगों ने क्या किया, इन सभी चीजों को आप लोगों ने धूमधाम से यहाँ पे एनालिसिस किया कि आपका कहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। हर एक चीज के बारे में मैंने आपको क्या कर दिया, यहाँ पे विलफुली आपको आंसर यहाँ पे देने का डेफिनेटली काम किया। तो साथियों अब ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि मैं इंफॉर्मेशन आपके सामने नहीं रखा हूं, हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर देख लीजिए कि यहां पे क्या दे रहा है कि टेंटेटिव डेट की बात कर रहा है, किसका, एग्जामिनेशन सेंटर फेज सेकंड की बात कर रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम की बात करते हैं, बिहार में पटना देगा। मेन एग्जामिनेशन के सेंटर की हम बात कर रहे हैं कि आपका मेन एग्जामिनेशन का सेंटर कहां पड़ने वाला है। अब चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कहां पे मेन एग्जामिनेशन का आपका सेंटर पड़ेगा। तो साथियों ये दो ही जगह पड़ेगा। कहां पड़ेगा मेन एग्जामिनेशन का सेंटर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ये लखनऊ में और प्रयागराज में, दो ही जगह इसका सेंटर रखा जाएगा। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन था और ये आपके लिए एक गुड इंफॉर्मेशन भी था, और ये जश्न मनाने वाला भी इंफॉर्मेशन था जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। साथियों हर एक इंफॉर्मेशन को मैंने डिटेल में एनालिसिस किया, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे शेयर करने का काम नहीं किया। एक एक पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पे टाइम लिया और एक एक चीजों को मैंने यहाँ पे समझाने का आपको डेफिनेटली काम किया। तो साथियों अगर आपको लगता है कि कोई चीज अगर आपकी छूट गई है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है, कोई चीज अगर आपको लगता है कि छूट गया, तो साथियों ये क्या है, ये वाईसीटी परिवार है, ये यूथ कंपटीशन टाइम परिवार है साथियों। और यूथ कंपटीशन टाइम परिवार पे आप क्या कर सकते हैं, इसका कमेंट सेक्शन ओपन होता है। क्या होता है साथियों, तो इसका कमेंट सेक्शन ओपन होता है और उसी कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिवली कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट का क्या किया जाएगा, उस कमेंट का रिप्लाई भी किया जाता है। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो आपको क्या किया जाता है, आपको वहां पे रिप्लाई भी किया जाता है।
तो ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, लेकिन उससे जाने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी डिजायरेबल कैंडिडेट होगा उस तक आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल एनालिसिस किया, एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को बताने का काम किया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।